नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया युद्ध का मैदान बना हुआ है। ये वही क्षेत्र है जहां से पूरी दुनिया को ईंधन एनर्जी के सोर्स की सप्लाई की जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत खाड़ी के देशों से कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी आयात करता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं आ रहा। सप्लाई बंद हो चुकी है, जिससे भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। भारत सरकार का कहना है कि 25 दिनों तक के लिए उसके पास कच्चे तेल का रिजर्व मौजूद है, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध की शुरुआत की है, वो अगर लंबा खींचा तो फिर भारत क्या करेगा। साल 2022 में फरवरी महीने में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तब से भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जो कि साल 2025 के आखिर तक जारी रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ वॉर में झोंक दिया। भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 25% एडिशनल टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगा दिया गया। अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल ना खरीदने के लिए दबाव बनाया। हालांकि भारत सरकार ये कहती रही है कि वो अपने एनर्जी सिक्योरिटी और 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। लेकिन 2 फरवरी को भारत अमेरिका ने लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत को लॉक कर लिया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने पर अपनी सहमति दे दी है और अब वे अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बाद अब अमेरिका कह रहा है कि उसने अगले 30 दिनों तक के लिए भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की इजाजत दे दी है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जानकारी दी है। लेकिन अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का ये पोस्ट भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने फिर से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला भारत का डीजीएफटी नहीं ले रहा, बल्कि इसका अधिकार अब वॉशिंगटन डीसी के पास है। उन्होंने कहा, अमेरिका अब हमें 30 दिन का लाइसेंस दे रहा, जबकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अब तक हुआ भी नहीं है। लेकिन ट्रेड डील लागू हो गया। ट्रेड डील पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया, लेकिन ट्रेड डील अस्तित्व में आ चुका है, जबकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया। लफाजी करना बहुत आसान था तब जब हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन हमने भारत का सर कभी नहीं झुकने दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं। बार बार इंदिरा जी का उदाहरण तो अब लोग बोलते हैं 1971 का, और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों, जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब। हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी। किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी के इस पोस्ट ने मोदी सरकार को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के हरकतों के चलते कई बार मोदी सरकार के विदेश नीति को लेकर किरकिरी हो चुकी है। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम मोदी के इजराइल दौरे से लौटने के 2 दिन बाद ही अमेरिका इजराइल ने अचानक ईरान के खिलाफ युद्ध का आगाज करते हुए बेहद खास तरीके से किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया। खामेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। ना तो प्रधानमंत्री मोदी और न विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधिकारिक बयान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और न सुप्रीम लीडर की इस प्रकार हत्या करने पर अमेरिका और इजराइल की निंदा की है। अमेरिका इजराइल ने ईरान में एक स्कूल पर भी बमबारी की, जिसमें 165 लोग मारे गए और मारे गए लोगों में ज्यादातर 5 से 12 वर्ष की उम्र की स्कूली बच्चियां थीं। 100 अन्य लोग घायल भी हुए। पूरी दुनिया में इस हमले की कड़ी निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, पर भारत सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब ईरान अमेरिका
इजराइल टकराव भारत की समुद्री सीमा पर आ पहुंची। 18 से 25 फरवरी तक भारत की मेजबानी में विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ, जिसे मिलान 2026 का नाम दिया गया है। इसे मैरीटाइम महाकुंभ भी बताया गया है। मिलान 2026 में भाग लेने के लिए दुनिया के 74 देशों के नौसेना के जहाज परेड के लिए पहुंचे हुए थे, जिसमें ईरान के नौसेना जहाज आइरिस डेना भी शामिल हुआ था, जो ईरान के नए युद्धपोतों में से एक था। मिलान 2026 के पहले दिन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विशाखापट्टनम में मौजूद थी। लेकिन मिलान 2026 के खत्म होने के बाद जब आइरिस डेना वापस लौट रहा था, तो हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो अटैक में आइरिस डेना नष्ट हो गया, जिसमें 180 लोग सवार थे। इतिहास में युद्धपोतों को पनडुब्बियों द्वारा टॉर्पीडो से डुबाने की घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चौथी ऐसी घटना बताई जा रही है और पहली बार अमेरिका इसमें शामिल है। ईरान के जहाज पर 180 लोग सवार थे। श्रीलंका के बंदरगाह शहर गाले के अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान 87 शव अस्पताल लाए गए। 32 नाविकों को बचा लिया गया, जबकि लगभग 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दलों ने बताया कि संकट संदेश मिलने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो कई लोग जीवित थे जो तैर रहे थे, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। This is very sad, very unfortunate, incident. That vessel was by invitation of our Indian friends attending an exercise, international exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and the only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. Many of Iranian young sailors who were attending this exercise actually lost their lives, and it cannot go with impunity for those who actually did that. भारत के समुद्री सीमा के पास अमेरिका ने ये दुस्साहस किया, लेकिन भारत सरकार की ओर से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रीलंका के दक्षिण में भारी जनहानि के साथ ईरानी युद्धपोत को डुबोना एक निरर्थक और भड़काऊ कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इससे समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ जाता है और वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकती है। घटना के अगले दिन 5 मार्च को पहली बार भारतीय नौसेना का इस मामले को लेकर बयान सामने आया। नौसेना ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक आइरिस डेना से 4 मार्च 2026 की तड़के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कोलंबो को एक संदेश प्राप्त हुआ। जहाज गाले से लगभग 20 नॉटिकल मील पश्चिम में उस सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में संचालित हो रहा था, जिसकी जिम्मेदारी श्रीलंका के पास है। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने सर्च एंड रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की। अमेरिका इजराइल के ईरान पर युद्ध थोपने की भारत बड़ी कीमत चुका रहा है। एक और उसके लिए कच्चा तेल खरीदना जहां महंगा होता जा रहा है, एलएनजी और एलपीजी की किल्लत से भी उसे जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट की इन घटनाओं को लेकर भारत सरकार की खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।